visionless, directionless and leaderless government. जादू की छड़ी नहीं है। गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। नमस्कार, A to Z न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूरज सनवाल। ये महंगाई अब जीने नहीं देगी, ऐसा हम नहीं, देश की आम जनता अब कह रही है। महंगाई की रफ्तार अप्रैल में दहाई के आंकड़े में पहुंच गई है। घोटालों की रफ्तार ने देश की आर्थिक रफ्तार को मंद किया है। महंगाई, आर्थिक मंदी, लोकपाल, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। तो यूपीए 2 के 3 सालों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 साल कैसे रहे देश के लिए और खुद यूपीए 2 के लिए। क्या इन 3 सालों में देश का विकास हुआ है या फिर आम जनता के लिए सिर्फ महंगाई बढ़ी है, मुद्रास्फीति बढ़ी है और भी कई अनीतिगत निर्णय का जो आरोप लग रहा है उनका सामना यूपीए 2 ने किया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विद्याशंकर तिवारी जी मौजूद हैं, हमारे साथ एडिटर इन चीफ सुशील जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। केजी सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूपीए 1 और यूपीए 2 का कंपैरिजन किया जाए तो आप किसे बेहतर देखते हैं? यूपीए 1 को जी। उसमें अगर मैं पूरा रिव्यू करूं इस सरकार की, तो मैं समझता हूं कि बाकी महंगाई अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, वो मुद्दे सब उठा ही रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है विश्वसनीयता का एक अविश्वसनीयता का एक माहौल, जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। सरकार के जो पार्टनर है वो आपस में विश्वास नहीं करते हैं। सरकार और विपक्ष के बीच का विश्वास चला गया है। किसी का आपस में इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में विश्वास नहीं रहा। कोई किसी को विश्वास नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा, एक संस्था वो दूसरे संस्था को विश्वास नहीं करता है जी, जनतंत्र के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चीज जी। दूसरा, समझौतावादी, हर बात पर घुटने टेक देना, हर बात पर रोल बैक करना। चाहे मंत्री, रेल मंत्री ने बजट पेश किया, उसी दिन शाम को उसकी छुट्टी हो जाती है और आप बिल्कुल अपने सरकार का सर्वाइवल के लिए आप समझौता, सिर्फ टिके रहना है कुर्सी पर जी। एक संकल्प की कमी जो सबसे बड़ी बात है, एक पॉलिटिकल विल जिसे कहते हैं। पिछली बार आपने देखा कि जब वामपंथियों ने अपना समर्थन वापस लिया तो उस वक्त यही सरकार, यही मनमोहन सिंह, यही डटे रहे इंडिया अमेरिका जो न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, और उन्होंने कहा सरकार जाए तो जाए लेकिन हम इस मुद्दे पर हम जो है कायम रहेंगे। वो विल खत्म हो गया है, वो विल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और चौथा जो है, जो एक तरह से बोना बना दिया कई संस्थाओं को, आज चाहे वो राष्ट्रपति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, सीबीआई जो है जी, आप सीबीआई क्या मुद्दा उठ रहा है, कोर्ट कचहरी पर मुद्दे उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो एक तरह से चारों तरफ से जो है एक पतन हुआ है जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कि अटके हुए हैं, उन पर सरकार फैसला नहीं ले पा रही और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतिगत अनिर्णय का शिकार है यूपीए 2। केजी सुरेश जी, अगर हम ये कहें कि पॉलिसी मेकिंग में सरकार को कितने पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? 100 में से तो कितने देंगे? 100 में से तो पास मार्क भी मिलना जो है मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए, एक राइट टू एजुकेशन का एक जरूर आया, एक बड़ा ऐतिहासिक बिल रहा, लेकिन अगर आप उसका कार्यान्वयन देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो वो बिल्कुल सिफर है उसका। जबकि मनरेगा में 50, आज भी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के है, जातिवाद है, उसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन इसके बावजूद मनरेगा वाकई एक क्रांतिकारी कदम था। और अगर इसके जो कमियों को दुरुस्त किया जाए, यूपीए 1 को मिलेगा, यूपीए 1 को मिलेगा तो। लेकिन इस राइट टू एजुकेशन लाने के बाद ऐसा कोई क्रांति कहीं जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी वही जो है पब्लिक स्कूल की होड़, और बच्चों को जो है कहां पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए, उस पर नर्सरी एडमिशन से लेकर आप देखेंगे हर चीज में जो गरीब तबके के, क्या ये लगता है कि गठबंधन की राजनीति जो है वो भी एक कारण रही है कि सरकार फैसले नहीं ले पाई? देखिए, सरकार क्या है, ये गठबंधन ही तो सरकार है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब ये बातचीत हर जगह होता है, कोलिशन कंपल्सन, गठबंधन के जो ये गठबंधन के लोग बाहर थोड़े ही हैं सरकार के, वो भी आपके सरकार में ही हिस्सेदार हैं जी। हाँ, वो सरकार से बाहर नहीं है। तो सरकार मतलब सिर्फ कांग्रेस नहीं है, सरकार मतलब वो गठबंधन। तो ये जो फेलियर है, ये सबका फेलियर है।
ये सिर्फ कांग्रेस का फेलियर नहीं है, कांग्रेस का उसमें मेजर रोल है, कन्विंस करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है। बिल्कुल, अपने इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेन चीज ये है कि आप समझौता किस हद तक करेंगे। जब लेफ्ट ने जब समर्थन वापस लिया आपसे न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर, तब आपने कह दिया कि कर लीजिए, लेकिन हम जो है इस पर अड़े हुए हैं, हम इसको पारित करके ही रहेंगे। लेकिन ऐसा एक संकल्प, वो शक्ति जो है उनका जो है दृढ़ संकल्प जो था, पॉलिटिकल विल था, वो कहां चला गया इस सरकार का। आज आए दिन जो है तृणमूल कांग्रेस जिस तरीके से ब्लैकमेल कर रही है एनसीटीसी हर मुद्दे पर। अच्छा, दूसरा एक बहुत बड़ी कमी आई है जो आज तक देखा नहीं गया, और वो है केंद्र और प्रदेशों में जो अविश्वास का एक माहौल है। ये तो पूरे देश का जो एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा होता है कि एनसीटीसी हो, एफडीआई हो, सीआरपी और बीएसएफ का बिल हो, आप कोई भी लोकपाल हो, आप हर जगह एक प्रयास देखते हैं केंद्रीकरण का, जबकि विकेंद्रीकरण जो है ये एक तरह से राजीव गांधी के टाइम में कहा जाता था कि पंचायती राज और सारी बातें होती थी, और ये केंद्र के कितना और आप हावी हो सकते हैं उस तरह का एक प्रयास देख रहे हैं, जिससे इवन जो सहयोगी दल है वो इसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर जो प्रश्न चिन्ह है, जो देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है इस सरकार का। लेकिन आप एक बात बताइए, चाहे विपक्ष हो चाहे यूपीए के अपने घटक दल हो, क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को संबोधित करते हुए ही विरोध नहीं कर रहे हैं इसका? जो भी कदम सरकार को एक कहना चाहिए दीर्घकालीन गवर्नेंस के लिए, एक मजबूत स्टेट के लिए और सरकार की तमाम संस्थाओं की मजबूती के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, उनमें अगर रुकावट आ रही है, तो ये घटक दल हो या विपक्ष हो, कोई भी जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो भविष्य के परिस्थितियों को नहीं देख रहे हैं, वो तात्कालिकता में जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें पॉलिटिकल फायदा मिले, चाहे ममता हो। सुशील जी, यूनिलैटरलिज्म, आप अगर बातचीत पहले करेंगे, आप पहले फैसला ले लेते हैं और आप सुना देते हैं कि एफडीआई को हम ला रहे हैं, आपने क्या विपक्ष को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की? आपने क्या ममता को, मैं समझ गया। आज जो आप बाकी समझाने की बात कर रहे हैं, आपने कभी भी सलाह मशवरा इस सरकार ने जो है उस नीति को, चाहे विपक्ष हो या राज्य हो, आप सलाह मशवरा करना, आप अपने जो सहयोगी हैं जिनके साथ जो सीएमपी बना था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, आपका जो है सीएमपी का एक कमिटी बनना चाहिए, आप उसमें कहीं चर्चा नहीं होती है, आप खुद फैसले लिए जाते हैं जी। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? विद्याशंकर जी एक सवाल करना चाहते हैं केजी सुरेश जी। बोलिए विद्याशंकर जी। मेरा सवाल सुशील जी और केजी सुरेश दोनों से है, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 1977 से केंद्र की राजनीति में आप मान के चलिए गठबंधन धर्म शुरू होता है, चाहे जिस भी अलग अलग फॉर्म में रहा है। उसके बाद 89 का दौर आता है, फिर 96 का दौर आता है, फिर 98 का दौर आता है, फिर 2004 आया, फिर 2009 आया। आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इन सारी सरकारों की लगभग कवरेज की है। क्या आप पाते हैं कि पहले क्या जो भी सरकारें रही और अब की ये जो गठबंधन सरकार है, ऐसी अनिर्णय की स्थिति कभी रही? मुझे लगता है कि ऐसा कभी नहीं रहा। इवन जो चंद्रशेखर की 4 महीने की सरकार थी, उसमें भी अगर उन्होंने सोना बेचने का फैसला किया तो किया, पूरे देश में उसका विरोध चल रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, डॉलर्स कम है और हमें तेल आयात करना है, उसके लिए डॉलर्स की जरूरत है और हमें करना ही पड़ेगा। उसकी भारी निंदा हुई, उसके बावजूद उन्होंने किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि यानी कांग्रेस समर्थन वापस लेने को तैयार बैठी और अपनी सरकार गंवा दी उन्होंने। ये किसी भी सरकार में शायद ऐसी स्थिति, ऐसी अनिर्णय की स्थिति कि हम कुछ भी न कर पाएं, और विपक्ष को तो छोड़िए, अपने गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको भी हम साथ न लेके चल पाएं, उनसे सहमति न क्रिएट कर पाएं, ये पहली बार शायद ये देखा जा रहा है और इसका नतीजा बहुत गंभीर होने वाला है। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मैं सुरेश जी से यही बात कहने वाला था कि जो अनईज है, जो कसमसाहट है लोगों में इस सरकार के विरुद्ध, महंगाई, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उसे देखते हुए सहयोगी दल और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोट बिगाड़ ले। इसलिए
सरकार की तरफ से अगर कोई अब पहल होती भी है, कारगर पहल मतलब जो कहना चाहिए जो कुछ परिवर्तन कर सके, ऐसी पहल को ये लोग सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये सरकार तो डूबता जहाज है, ये डूबता जहाज है और हमें अपनी साख बचानी। नहीं, देखिए मैं फिर बात वहीं आऊंगा। देखिए, एक है पॉलिटिकल विल की कमी। वो पॉलिटिकल विल आपने देखा देवेगौड़ा जैसे सरकार, आपको याद होगा जब सीताराम केसरी ने ऐसे मांगे रखे, चाहे वो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का मामला हो या कोई भी मुद्दे पर, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे जो है इस्तीफा देना मंजूर है, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। तो क्या ये सरकार, अगर ये सरकार किसी बड़े मुद्दे पर इस्तीफा दे देती और कहते कि दोबारा इनका चुनाव का ये दोबारा जीत के आते, लेकिन उसके बजाय इन्होंने हर मुद्दे पर जिस तरीके से घुटने टेक दिए, तो ये जो सहयोगी दल हैं उनको भी समझ में आ गया कि वो कोई भी कीमत इनसे वसूल सकते हैं, और इसी वजह से जो है ये कमजोर होते गए और वो जो है हावी होते गए। देखिए, जरा याद रखिए, जब मैं अविश्वसनीयता की बात कर रहा था, शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब आपका सेनाध्यक्ष के साथ रिश्ता इतना खराब हुआ है, जब सेनाध्यक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, सेनाध्यक्ष और सरकार के बीच का जो झड़प है वो सुर्खियां बन रही है, जहां कोर्ट में खींचे जा रहे हैं, सेनाध्यक्ष जो है सरकार को कोर्ट में खींच के ला। क्या आपको अब भी लगता है इस वक्त, इन दिनों, इस माहौल में कि सरकार किसी एक बड़े मुद्दे पर अगर अड़ जाए कि नहीं हम तो ये करेंगे या रिफॉर्म्स को हम बढ़ाएंगे आगे, इसमें हमें कोई सपोर्ट करे या न करे, तो जनता उनको दोबारा जिता के ला सकती है? देखिए, अभी भी मैं समझता हूं कि 2 साल बाकी है, और 2 साल क्या 2 महीने राजनीति में बदलाव ला सकते हैं। और ऐसे में अगर वाकई पॉलिटिकल विल के साथ, एक नेतृत्व परिवर्तन के साथ, एक नए छवि के साथ, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज जो मैंने लोकपाल का हश्र देखा संसद में, जहां समाजवादी पार्टी के एक सांसद के कंधों में रखकर गोली चलाने का सरकार ने जो प्रयास किया, उससे पता चलता है कि इस सरकार का कोई प्रतिबद्धता नहीं है, इस सरकार ने कोई सबक नहीं सीखी है, कोई कमिटमेंट नहीं है और कोई सबक नहीं लिया है। हाल में जो राज्यों में चुनाव हुए, शायद उनसे भी कोई सबक नहीं लिया है। तस्वीर वैसी ही है। विद्याशंकर तिवारी जी हमारे साथ थे, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपीए 2 नीतिगत अनिर्णय का शिकार है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक मोर्चे पर, इसके अलावा सियासी और राजनीतिक मोर्चे पर भी वो विफल रही है। ये 3 साल किंतु परंतु के ही रहे हैं, और अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगे जो 2 साल हैं उनमें क्या बड़ा कारनामा यूपीए 2 कर पाती है, क्योंकि एक सच्चाई यह भी है कि राजनीति में जब तक जमीनी सरोकार ना हो तब तक कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं की जाती। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है A to Z न्यूज पर।